हेलो एवरीवन। आज के इस कक्षा कार्यक्रम में बीए तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य न्याय की संकल्पना के बारे में बात की थी। आज हम प्लेटो का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, उसकी शिक्षा योजना, एजुकेशन प्लान, उसकी एजुकेशन थ्योरी क्या थी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्लेटो के द्वारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई और उस ग्रंथ का नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक नामक पुस्तक में उसका उद्देश्य था कि एक आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की स्थापना की जाए और उस आदर्श राज्य का जो आधार है, महत्वपूर्ण आधार है, अर्थात ये आदर्श राज्य किस पर टिका हुआ है? न्याय पर टिका हुआ है। तो इस न्याय की प्राप्ति किस प्रकार हो, इस न्याय की स्थापना किस प्रकार की जाए, तो न्याय की स्थापना के साधन के रूप में प्लेटो द्वारा दो साधनों की चर्चा की गई। एक तो शिक्षा योजना और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत। आज हम इसी प्लेटो के शिक्षा योजना के ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखिए, प्लेटो की शिक्षा योजना जो है, यह है आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना का एक सकारात्मक साधन है। अर्थात वह शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सद्गुण रूपी ज्ञान प्रदान करना चाहता है। क्योंकि प्लेटो ने अपने गुरु जो था उसका सुकरात की एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। तो सद्गुण क्या है? सर्वोच्च सद्गुण किसको माना उसने? न्याय को माना। और सद्गुण क्या है साहब? ज्ञान। और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान के माध्यम से सद्गुण को प्राप्त, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए और फिर हमें इसकी प्राप्ति होगी सद्गुण की। सर्वोच्च सद्गुण क्या है? न्याय। तो न्याय की प्राप्ति के साधन के रूप में प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर चर्चा की। अब हम देखें कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत जो है, उस शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, अर्थात वह अपने शिक्षा सिद्धांत को किस रूप में देखता है। देखिए, प्लेटो एक यूनानी विचारक है और उस समय के यूनानी नगर राज्यों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। उस समय दो प्रमुख शिक्षा पद्धतियां जो प्रचलित थी, उनमें हम आमतौर पर नाम लेते हैं स्पार्टा और एथेंस का। स्पार्टा नगर राज्य में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, बेसिकली उसमें सैनिक शिक्षा, मिलिट्री एजुकेशन पर जोर दिया जाता था। और यह शिक्षा किसके द्वारा प्रबंधित थी, किसके द्वारा संचालित होती थी? राज्य द्वारा संचालित होती थी। तो इस सैनिक शिक्षा में व्यक्ति की हम देखें कि उसके साहस को विकास करने के ऊपर या उसके शरीर को विकास करने के ऊपर बल दिया जाता था। जबकि इसके विपरीत एथेंस नामक नगर राज्य में जो शिक्षा प्रचलित थी, उस शिक्षा में व्यक्ति की विचार शक्ति को विकसित करने पर बल दिया जाता था और यह शिक्षा जो हुआ करती थी व्यक्तिगत हुआ करती थी, अर्थात राज्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। तो प्लेटो ने इन दोनों ही शिक्षा पद्धतियों को देखा और इन दोनों शिक्षा पद्धतियों से कुछ सूत्र स्वीकार करके अपनी एक मौलिक शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया। और उस मौलिक शिक्षा का क्या स्वरूप है, तो उसकी हम बात करें तो प्लेटो का शिक्षा जो है उसका दार्शनिक आधार है। दार्शनिक आधार अर्थात प्लेटो ये मान के चलता है कि व्यक्ति में अगर नैतिक गुणों का विकास करना है, उसमें अगर सद्गुणों का विकास करना है, तो सद्गुण रूपी ज्ञान का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी बात वो कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का विकास करना, अर्थात मानव मस्तिष्क में हम देखें कि मस्तिष्क जो है निरंतर क्रियाशील है, वह अपने सामाजिक पर्यावरण से प्रेरित होता है, पोषित होता है। तो उस सामाजिक पर्यावरण के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है। तो शिक्षा के माध्यम से वो एक श्रेष्ठ समाज का, श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करना चाहता है। इसके अलावा शिक्षा के विभिन्न पक्षों की वो बात कर रहा है। देखिए, सामान्यतः हम देखें कि वैयक्तिक पर्सनल व्यक्तिगत पक्ष होता है, सामाजिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। वैयक्तिक पक्ष के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपना आत्म विकास करना चाहता है, स्वयं कल्याण करना चाहता है और स्वयं का कल्याण जो है वो गुणों के आधार पर होगा। और गुणों की शिक्षा कहाँ से प्राप्त, गुणों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत विकास भी है, दूसरा है सामाजिक विकास। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। प्लेटो ने हम देखें समाज को 3 वर्गों में बांटा और उन तीनों वर्गों के अपने निर्धारित कर्तव्य
उन निर्धारित कर्तव्यों का प्रतिपादन किया। और हम देखें कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उस समाज में सामंजस्य के साथ साथ एकता भी देखने को मिलती है, और हम देखें कि वहाँ सामाजिक सद्भाव भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा योजना का जो सामाजिक पक्ष है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पक्ष, प्लेटो कहता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य है सद्जीवन की प्राप्ति करना, गुड लाइफ प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति सद्जीवन और राज्य इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तो अब सद्जीवन प्राप्ति के लिए हम देखें कि सद नागरिकों का, अच्छे नागरिकों का होना जरूरी है, और अच्छे नागरिकों के निर्माण में शिक्षा रूपी साधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा के विभिन्न आयाम जो हैं वह हमें इस माध्यम से समझ सकते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस, लाइफ लर्निंग प्रोसेस। हम देखें तो वह जीवन में यानी कि एक औपचारिक आयु तक या एक औपचारिक सीमा तक ही वह शिक्षा को सीमित करता है। वह शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उसके व्यवहारिक पक्ष भी बल देता है। और इसके साथ हम देखें कि शिक्षा का सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष, कि जो शासक जो हैं वह सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 15 वर्ष तक व्यवहारिक प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन के पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ विवेकशील व्यक्ति होता है उसी विवेकशील व्यक्ति को प्लेटो द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है, दार्शनिक राजा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ प्लेटो की सामान्य शिक्षा की मोटी मोटी विशेषताओं के बारे में, मौलिक मान्यताओं के बारे में हमने चर्चा की। हम देखें कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है, एजुकेशन प्लान क्या है। तो प्लेटो द्वारा अपनी शिक्षा योजना में सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार की आयु की, व्यक्ति की आयु के अनुसार उन्हें कौन से शिक्षण सामग्री या कौन से कंटेंट उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बड़े विस्तार से बात की है। देखिए प्लेटो की शिक्षा योजना जो है वो कितनी अपने आप में परिपूर्ण है, कितना उसमें व्यापक विश्लेषण किया गया है रिपब्लिक नामक पुस्तक में। तो इसके ऊपर हम देखें कि रिपब्लिक में जो शिक्षा योजना है उस शिक्षा योजना को पढ़ करके रूसो ने उसके ऊपर एक टिप्पणी की। रूसो ने क्या कहा उसके बारे में? रूसो ने कहा कि प्लेटो की रिपब्लिक सिर्फ राजनीति या शासन के बारे में ग्रंथ नहीं है, अपितु उसमें शिक्षा के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। तो रूसो ने कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सबसे बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी है। इसके अलावा प्लेटो खुद भी कहता है, प्लेटो क्या कहता है, क्या मानता है कि जो बौद्धिक रोग हैं उस बौद्धिक रोग, देखिए यूनानी नगर राज्यों में, तत्कालीन नगर राज्यों में बड़ी समस्या थी अज्ञान। तो उस अज्ञान को दूर करने अर्थात ज्ञान की स्थापना करने के लिए शिक्षा एक प्रभावशाली साधन है। और प्लेटो बौद्धिक रोगों के निदान के लिए, उपचार के लिए बौद्धिक साधनों की बात करता है, और सबसे बड़ा बौद्धिक साधन शिक्षा को वो स्वीकार करता है, शिक्षा की महत्वता को वो स्वीकार करता है। तो यहाँ हम देखें प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में पूर्ववर्ती जो पहले से प्रचलित शिक्षाएं थी, कौन कौन सी? स्पार्टा की सैनिक शिक्षा और एथेंस की हम देखें व्यक्तिगत शिक्षा, इन दोनों की विशेषताओं का समन्वय किया और अपनी मौलिक मान्यताओं के आधार पर अपनी एक शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया। इस शिक्षा योजना में वह 3 स्तरों पर, मोटे तौर पर 3 स्तरों की बात करता है। और प्रथम स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, वो कहता है कि प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा है वह 6 वर्ष की आयु से शुरू होती है। एंट्री लेवल क्या है इसमें? 6 वर्ष से शुरू होती है और 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक ये प्रथम स्तर की शिक्षा चलती है। और इस शिक्षा को भी वह 3 भागों में बांटता है साहब। 3 भागों में कैसे? कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक वह व्यक्ति को सद्गुण रूपी ज्ञान देना चाहता है, अर्थात व्यक्ति की आत्मा में जो मानवीय गुण हैं, दया, प्रेम, करुणा, साहस, इन गुणों का वो विकास करना चाहता है। तो वह विकास करने के लिए जो यूनान के देवी देवताओं की प्रेरक कथाएं हैं, उन प्रेरक कथाओं को बच्चों से परिचित कराना चाहता है, जिससे कि उसकी आत्मा में मानवीय गुणों का क्या हो? विकास हो। दूसरी हम देखें कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु में प्लेटो अपने पाठ्यक्रम में किसको शामिल करता है? अपने पाठ्यक्रम में व्यायाम, जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक, संगीत को शामिल करता है। व्यायाम और संगीत के ऊपर इतना बल क्यों दे रहा है? प्लेटो चाहता है कि मस्तिष्क के साथ साथ शरीर का भी विकास होना चाहिए। व्यायाम जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। और प्लेटो का ये मानना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसके लिए प्लेटो व्यायाम को आवश्यक रूप से, जिससे उसमें साहस, आत्मगुणों का विकास हो सके,
और संगीत, संगीत को यहाँ वो व्यापक रूप में स्वीकार करता है, अर्थात कला, साहित्य, सभी प्रकार की कलाएं, साहित्य को भी वो संगीत के रूप में स्वीकार कर रहा है, जिससे कि व्यक्ति में विचार शक्ति का विकास हो। विचार शक्ति का विकास करने के लिए वो महत्वपूर्ण किसको मानता है? संगीत के शिक्षण को आवश्यक मानता है। तो प्लेटो के 2 स्तरों के बाद हम आगे बढ़े, तो हम देखें कि वो 2 वर्ष के लिए 18 से 20 वर्ष तक की आयु के लिए वह सैनिक शिक्षा प्रदान करना चाहता है, मिलिट्री एजुकेशन। मिलिट्री एजुकेशन की आवश्यकता पड़ने पर राज्य की रक्षा के लिए, और हम देखें सैनिक वर्ग को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रकार के सैनिक शिक्षा की बात प्लेटो अपनी योजना में करता है। अब यहाँ हम समझने की बात जो है कि प्लेटो अपने समाज में 3 वर्गों का निर्धारण करता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग के लिए प्राइमरी 2 लेवल तक की शिक्षा की बात कर रहा है, और उसके पश्चात वह उन्हें अपने व्यवसाय से जोड़ देता है, कर सीखने से जोड़ देता है। और हम देखें दूसरे सैनिक वर्ग के लिए वह 18 से 20 वर्ष तक की जो सैनिक शिक्षा है उसकी बात करता है। अब आगे बढ़े, हम देखें कि प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में द्वितीय स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर किसकी बात कर रहा है? सेकेंडरी लेवल पर हम देखें कि अब इस शिक्षा में उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो इसके लिए योग्य हैं। तो अब हम देखें कि वह 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक के व्यक्तियों के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है, और जिसमें विशेष तौर पर किन विषयों के ऊपर बल दिया जा रहा है? इसमें विशेष तौर पर गणित के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, अंक गणित के ऊपर, और इसके साथ साथ हम देखें जियोमेट्री के ऊपर अध्ययन पर बल देना चाहता है, तर्कशास्त्र का अध्ययन कराना चाहता है। तो इन विभिन्न सब्जेक्ट्स को, इन विभिन्न विषयों को, इन विभिन्न अनुशासनों का अध्ययन प्लेटो अपनी शिक्षा योजना के द्वितीय स्तर में 20 से 30 वर्ष की आयु के मध्य कराना चाहता है। और इसके पश्चात यह शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात एक परीक्षा आयोजित होती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को अगली शिक्षा के चरण के लिए पात्र माना जाता है, और वह अगला शिक्षा चरण जो है वह 5 वर्ष का, 30 से 35 वर्ष, और इस 30 से 35 वर्ष तक के शिक्षा के चरण में वह बेसिकली डायलेक्टिज्म, द्वंद्ववाद की शिक्षा देना चाहता है, और दर्शन, फिलॉसफी की शिक्षा देना चाहता है। और प्लेटो का ये मानना था कि दर्शन राज्य को संचालित करने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्लेटो द्वारा राज्य के लिए संचालित करने के लिए आवश्यक मानी गई वो था दर्शन का ज्ञान होना। तो ये व्यक्ति वो ही कर सकते हैं जिनमें विवेक की प्रधानता है, विजडम, बुद्धिमत्ता है। तो यहाँ हम देखेंगे शासक वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था प्लेटो इस वर्ग के माध्यम से करना चाहता है। और इससे पहले के वर्ग में जो देखें, उन जो लोग पात्र नहीं हो पाते हैं इस चरण के लिए, उनको प्लेटो सामान्य प्रशासनिक कार्यों से या पदों से जोड़ देता है, उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर देता है। अब 30 से 35 वर्ष तक के द्वंद्ववाद एवं दर्शन की कठोर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को तृतीय स्तर के लिए आगे प्रमोट किया जाता है, आगे उनको भेजा जाता है। अब इसमें से हम देखें यहाँ एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। उस परीक्षा में ये देखा जाएगा कि किस व्यक्ति में सबसे विवेकशील व्यक्ति, द मोस्ट वाइज मैन, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन कौन है, और उसी व्यक्ति को हम देखें क्या सौंपा जाएगा, राज्य का नेतृत्व सौंपा जाएगा। तो ये जानने के लिए वह व्यवहारिक शिक्षा देना चाहता है। अब तक जो सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्ति जो की है, इस सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रायोगिक जो शिक्षा है वो भी देना चाहता है। तो वह हम देखें कि जो क्रिया ये 15 वर्ष तक, 35 से लेकर के 50 वर्ष तक के लिए यह व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। और इस व्यवहारिक शिक्षा में हम देखें कि राज्य को संचालित करने का मौका दिया जाता है, राज्य के कार्यों से सीखकर दक्षता प्राप्त की जाती है। और इस सारी प्रोसेस में जो सबसे मोस्ट वाइज पर्सन है, उस वाइज पर्सन को, बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य का शासन सौंप दिया जाता है, अर्थात उसे दार्शनिक राजा के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। प्लेटो का ये दार्शनिक राजा में बड़ा गहरा विश्वास है, पूरा श्रेष्ठ विश्वास है कि दार्शनिक राजा विवेकशील व्यक्ति है, तो उसे किसी प्रकार के कानूनों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्लेटो राज्य का नेतृत्व पूरी तरह से किसको सौंप रहा है? दार्शनिक राजा को। तो ये प्रायोगिक परीक्षा पास करने के बाद जो व्यक्ति निखर कर आएगा वो कौन होगा? दार्शनिक राजा होगा, वो परिपूर्ण व्यक्ति होगा, संपूर्ण व्यक्ति होगा। और इसके साथ प्लेटो ये कहता है कि यह दार्शनिक राजा निरंतर सत्य का अन्वेषण करेगा।
अपने विवेक का प्रयोग करते हुए क्या करेगा, सत्य का अन्वेषण करेगा और जीवन के उत्तरार्ध में अर्थात अपनी ढलती हुई उम्र में सत्य की प्राप्ति करते करते उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव करे और राजकार्यों से धीरे धीरे अपने आप को क्या कर ले, पृथक कर ले। तो इस प्रकार ये संपूर्ण शासन की प्रक्रिया संचालित होती है। राज्य के जो विभिन्न व्यवसाय हैं उन व्यवसायों को करने के लिए प्रशिक्षित कामगार इस शिक्षा के माध्यम से भी उपलब्ध होते हैं। तो प्लेटो की शिक्षा योजना बड़े सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक पक्ष के ऊपर बल देती है। तो अब हम देखें प्लेटो की शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, सर्वांगीण विकास पर बल देता है। वह व्यक्ति की आत्मा का भी विकास करना चाहता है, मन का भी विकास करना चाहता है, शरीर का भी विकास, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, तो ये सारे डायमेंशंस, सारे आयाम जो है वह शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में विकसित करना चाहता है, तभी एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा। दूसरी बात, प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल बेस्ड है। कैसे कि प्लेटो ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सत्य, रज, तम, या हम कहें कि बुद्धि, विवेक, साहस, संयम। तो इन तीनों गुणों को पूरा करने के लिए जो शिक्षा योजना में पूरी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। पाठ्यक्रम या हम देखें कि उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था तीनों वर्गों के लिए हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी आत्मा के गुण के अनुसार अपने लिए निर्धारित शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार की प्लेटो की शिक्षा कैसी हो गई, मनोवैज्ञानिक हो गई। साथ ही प्लेटो की शिक्षा व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक कैसे है कि वह सैद्धांतिक कि 6 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक तो वह सैद्धांतिक अध्ययन पर बल दे रहा है और 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के 15 वर्ष तक के लंबे कार्यकाल के लिए वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा है। हमें इस प्रकार के 15 वर्ष के लंबे कार्यकाल की ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है आधुनिक समय में भी किसी शिक्षा प्रणाली में देखने को नहीं मिलती। वो बात प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल की। इसके अलावा शासक वर्ग के प्रशिक्षण की बात कर रहा है। जब हम देखें कि आधुनिक समय में राज्यों के शासक जो हैं वह किसी औपचारिक शिक्षा को प्राप्त किए बिना ही शासन रूपी महत्वपूर्ण कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो प्लेटो ने इसे बहुत बड़ी गलती माना और उसने कहा कि शासन संचालन अपने आप में एक विशिष्ट प्रकृति का कार्य है और इस कार्य को करने वालों के लिए एक विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और इस सत्य को स्वीकार करके उसने अपनी शिक्षा योजना में शासक वर्ग के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की शिक्षा की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार हम देखेंगे शासक वर्ग के प्रशिक्षण पर बहुत बल देता है। इसके अलावा नैतिक विकास पर बल देता है। नैतिक विकास किस प्रकार बल देता है, व्यक्ति के लिए विकास करने के लिए ज्ञान जरूरी है और इस ज्ञान के माध्यम से वो क्या प्राप्त करता है, गुण प्राप्त करता है। और सर्वोच्च सद्गुण उसने किसको माना, न्याय को। तो न्याय अपने साथ भी न्याय करे, समाज में रहते हुआ भी न्याय करे, और अगर समाज में भी न्याय है तो वह राज्य स्वतः ही किस पर आधारित हो जाएगा, न्याय पर आधारित हो जाएगा। तो इस प्रकार नैतिकता, सत्य, न्याय, ईमानदारी, ये तत्व प्लेटो की शिक्षा योजना में पूरी तरह हमें दिखाई देते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता हमें जो दिखाई दे रही है कि प्लेटो अपनी शिक्षा प्रणाली में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करा रहा है, जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं। वो विशेषता उसने उस जमाने में यूनानी नगर राज्यों में इस आवश्यकता को महसूस किया और स्त्रियों के लिए भी समान शिक्षा प्रणाली उसने स्वीकार की। इसके अलावा प्लेटो शिक्षा को किसी समयबद्ध कार्यक्रम में निर्धारित नहीं करता, वह शिक्षा को जीवन पर्यंत प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है और ये मानकर चलता है कि शिक्षा जो है वो निरंतर नया कुछ सीखने की, जानने की एक प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा प्लेटो की शिक्षा योजना के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण है, कंट्रोल है इसका, राज्य का। तो इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षा में कौन व्यक्ति किस स्तर पर प्रशिक्षण हासिल करेगा, उसके लिए कैसे प्रकार परीक्षा आयोजित की जाएंगी, तो ये सब तय कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है। तो प्लेटो की शिक्षा के योजना पर राज्य का पूरी तरह नियंत्रण हमें दिखाई देता है। तो ये प्लेटो की शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लेटो की शिक्षा योजना एक व्यवस्थित तरीके से सिद्धांत किस प्रकार महत्वपूर्ण तरीके से अपने योजना का प्रतिपादन करती है, उसकी विशेषताओं को किस प्रकार हमने इससे समझ सकते हैं। अब हम देखें कि साहब कुछ आलोचकों द्वारा प्लेटो की शिक्षा योजना की कुछ कमियां या आलोचनाएं की जाती हैं। वो आलोचनाएं क्या हैं, क्या कमियां हैं प्लेटो की शिक्षा योजना में। तो हम सबसे बड़ी बात तो देखें कि प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर पूरी तरह से किसका नियंत्रण स्थापित कर दिया, राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। अर्थात कला, साहित्य और के ऊपर
राज्य की सेंसरशिप कि व्यक्ति को क्या पढ़ना है यह व्यक्ति तय नहीं करेगा, उसकी इच्छा तय नहीं करेगी, आप ही तो पूरी तरह से कौन तय करेगा? राज्य। एक सीमा तक राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, परंतु पूरी तरह से अगर शिक्षा के ऊपर, उसके कंटेंट के ऊपर अगर राज्य का प्रतिबंध हो गया तो व्यक्ति की सीखने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी सीमित होगी। दूसरी बात, उसने स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षण विषय जो है वो पाठ्यक्रम जो है, या हम देखें कि साहब जो, क्योंकि दोनों की प्रकृति को अलग अलग माना कि साहब स्त्री भावना प्रधान होती है, पुरुष बल तर्क प्रधान होते हैं, विवेक, तो ये इस अंतर को प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में जगह नहीं दी, उसने दोनों के लिए एक समान शिक्षा मानी। इसके अलावा प्लेटो की शिक्षा योजना के ऊपर यह आरोप भी लगाया जाता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना पूरी तरह से अभिजात तंत्री है, कुलीन तंत्री है। क्यों? क्योंकि वह एक द्वितीय स्तर के बाद, प्रथम स्तर के बाद 20 वर्ष के बाद जो आगे शिक्षण, उच्च शिक्षा का जो मौका मिलता है, वो उच्च शिक्षा का मौका सिर्फ गुणी चुने व्यक्तियों को मिलता है। अर्थात वह उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग को उच्च शिक्षा से पूरी तरह वंचित कर देता है, उन्हें आगे उच्च शिक्षा के लिए जाने से रोक देता है। तो इस प्रकार एक कुलीन वर्ग का शिक्षा के ऊपर नियंत्रण है, और आधुनिक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक समय में इस कुलीन तंत्रीय शिक्षा पद्धति को हम स्वीकार हमारे यहाँ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की इसमें कुछ कमियां बताई गई हैं। अब हम देखें कि प्लेटो की शिक्षा की ये कमियां होने के बावजूद भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विशिष्ट तौर पर प्लेटो की शिक्षा की योजना में हमें देखने को मिलती हैं। उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं जो अब तक की सारी शिक्षा योजनाओं में हमें नहीं दिखाई देती, वो प्लेटो में दिखाई देती हैं। एक तो उसकी प्लेटो की शिक्षा योजना की हम ये देखें विशेषता, जिस प्रकार राज्य आज वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा है, वो बात हमें प्लेटो की शिक्षा योजना में उस जमाने में देखने को मिली कि प्लेटो भी राज्य द्वारा प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा था। जिस प्रकार आज हम स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो बात प्लेटो ने उस जमाने में हमें अपनी शिक्षा योजना में उल्लेखित कर दी थी। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि आज जब कौशल आधारित शिक्षा के ऊपर राज्यों द्वारा बल दिया जा रहा है, स्किल एजुकेशन, जिससे कि व्यक्ति अपने दस्तकार के आधार पर अपना व्यवसाय रोजगार हासिल कर सके, तो प्लेटो भी साहब अपनी इस शिक्षा योजना में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो समाज के अन्य वर्ग हैं, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो दस्तकार है, चाहे वो कृषक है, या चाहे वो शिल्पी है, उनको वह अपने व्यवसाय से जोड़ता है और उनको अपने व्यवसाय की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के ऊपर बल देता है। तो इस प्रकार की कुछ सकारात्मक चीजें भी हमें प्लेटो के चिंतन में देखने को मिलती हैं। तो प्लेटो की शिक्षा योजना, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जो आज भी शिक्षा योजना के निर्माण में, शिक्षा नीतियों के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात प्लेटो की शिक्षा योजना के संदर्भ में मेरा मानना यह है कि प्लेटो ने कहा कि शिक्षा जो है वह कोई बाहर से डाली जाने वाली वस्तु नहीं है, अपितु प्लेटो से मानता है कि जो ज्ञान है वो व्यक्ति की आत्मा में निहित है। तो व्यक्ति की आत्मा में जो निहित ज्ञान है उसको बाहर निकालने के लिए, अर्थात आत्मा के नेत्रों को जागरूक करने का साधन है शिक्षा। तो शिक्षा के माध्यम से अंतर्निहित ज्ञान को बाहर अभिव्यक्त, व्यक्ति के आचरण में अभिव्यक्त करना है। तो आज हम जब देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं ज्ञान के माध्यम से शिक्षा के द्वारा हमें दी जा रही हैं, हम जबरदस्ती हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं, उसके विपरीत प्लेटो ये मानता है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को जाने, अपने अंदर निहित ज्ञान को पहचाने और उसके अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करे। तो यह प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में इस बात पर बल देता है। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।